हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th को आगे बढ़ाते हैं विद चैप्टर 6 दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पिछले पार्ट तक हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया है। चैप्टर 5 में हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, और किस तरीके से उनका इकोनॉमी में क्या रोल होता है, किस एक्टिविटी की क्या करेक्टरिस्टिक होती है, किस एरिया में वो प्रैक्टिस की जाती है, वो सब चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी। और आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको मल्टीपल पार्ट्स में लेके चलेंगे। आज रहने वाला है पार्ट 1। तो फिर से मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप कोर्स को एनरोल कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्विजेज़ और नोट्स भी अवेलेबल होंगे और सारे के सारे वीडियोज़ भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो पैसा आपको कुछ नहीं देना है, कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा कुछ नहीं ले रहे हैं, बस आप एनरोल वहाँ पर कर लीजिए जाके कोर्स को। ठीक है, और बाकी जो भी डेली हमारे तरफ से जो भी अपडेट्स आते हैं, कोई भी वीडियो अगर आता है या कुछ भी चीज़ नहीं आती है तो वो सबसे पहले इस चैनल पे अपडेट होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि नोटिफिकेशंस जो भी चीज़ों की है वो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को विद पार्ट 1। ये देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। देखिए, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो या फिर क्वार्टरनरी हो, ठीक है, वो रिवॉल्व करती हैं किस चीज़ के अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। यानी कि सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी या क्वार्टरनरी, उनका जो मेन टारगेट है वो यही है। वो क्या है कि यूटिलाइज, आपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑब्टेन करना है उनके सोर्स से और फिर उनको यूटिलाइज करना है फॉर योर सर्वाइवल। ठीक है, तो इसी में हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली रिवॉल्व करती हैं अराउंड द रिसोर्सेज विच यू गेट डायरेक्टली फ्रॉम योर नेचर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि नियर बाय एनवायरमेंट। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज में जनरली क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल्स का ही यूज करते हैं, या फिर हम रॉ मटेरियल्स को या तो डायरेक्टली यूज करते हैं या फिर हम उनको बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बाद यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या है कि हम रॉ मटेरियल्स में बेसिकली वैल्यू ऐड करेंगे और उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि कॉटन इन द बोल जो है हैज लिमिटेड यूज, उसका यूज बहुत लिमिटेड होगा, बट आफ्टर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यार्न, उसको एक बार हमने यार्न में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकम्स मोर वैल्यूएबल, और फिर उसको यूज किया जा सकता है टू मेक क्लोथ्स। सिमिलरली जो आयरन ओर है, जिसको लौह अयस्क बोलते हैं हिंदी में, उसको हम एज ए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमने उसको माइन से लिया, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक बार हमने उसको कन्वर्ट कर लिया स्टील में, ठीक है, और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फिर उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग वैल्यूएबल मशीन्स, टूल्स और बनाने के लिए। ठीक है, यही चीज ट्रू है, द सेम इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द फार्म, फॉरेस्ट, माइन एंड द सी। यानी कि चाहे वो फार्म हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे माइन हो या फिर सी हो, हम यहां से जो भी मटेरियल्स गैदर करते हैं रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में, हम उनका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी एक्टिविटीज बेसिकली क्या करती हैं कि उन रॉ मटेरियल्स में वैल्यू ऐड करती हैं और फिर हम उनको यूज कर सकते हैं एज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज therefore are concerned with manufacturing, processing and construction industries। ठीक है, आइए इसी में देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स a full array of production from handicrafts to molding iron and steel and stamping out plastic toys to assembling delicate computer components और space vehicles। ये सारी की सारी चीजें जो है ये मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, इन सारी प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ पावर, कि पावर का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट्स का मास प्रोडक्शन हो रहा है और स्पेशलाइज्ड लेबर की जरूरत है इन फैक्ट्री सेटिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इट कैन बी डन विद मॉडर्न पावर, उसको मॉडर्न पावर और मशीनरी से कर सकते हैं, और या इट मे बी वेरी प्रिमिटिव, या फिर उसको हम प्रिमिटिव तरीकों से भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है दे स्टिल मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चर वर्ड है इसका जो लिटरल सेंस है वो अभी अगले पेज में एक टेबल के फॉर्म में समझाया गया है, उसको हम वहां से समझते हैं क्या है। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेजेंट अ फुल पिक्चर ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरर्स इन दीज कंट्रीज। तो इन कंट्रीज में, यानी कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इनमें मैन्युफैक्चरिंग की एक फुल पिक्चर को अभी भी प्रेजेंट करना अभी भी उतना ज्यादा आसान नहीं है।
ठीक है। मोर एम्फोसिस इज गिवन टू द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ज्यादा एम्फोसिस, ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस तरीके की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जिसमें जो सिस्टम्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, किसके, प्रोडक्शन के, ठीक है। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए अंडर द क्राफ्ट मेथड में फैक्ट्रीज क्या हो सकती हैं, दे प्रोड्यूस ओनली फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर जब मिलता है तो उसके फ्यू पीसेस बनाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड अगर मास प्रोडक्शन की बात करें तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स के ज्यादा क्वांटिटी बनाई जाती है बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हम बात करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या है कि जैसे कार है तो कार के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी बनेगी, बॉडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सपोज कर लीजिए कार का जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो एक असेंबली लाइन होती है पूरी की पूरी, ठीक है। उस असेंबली लाइन में क्या होता है कि कार के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, तो उसकी बॉडी का जो काम होगा वो कोई कुछ सेट ऑफ वर्कर्स करती है, ठीक है। फिर वो बॉडी के बाहर का स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर वो जो है कार जो चल रही है मैन्युफैक्चरिंग उसकी, वो एक असेंबली लाइन में आगे को बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे आगे को बढ़ती रहेगी उसमें जो हर असेंबली शॉप पर जो वर्कर्स खड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं वो अपना अपना पार्ट उसमें जो है ऐड करते चले जाएंगे। सपोज करिए कि किसी ने म्यूजिक सिस्टम ऐड करना है, ठीक है, तो वो म्यूजिक सिस्टम ऐड करेगा जब गाड़ी उसके पास पहुंचेगी। मान लीजिए किसी ने स्टीयरिंग सिस्टम ऐड करना है तो वो स्टीयरिंग सिस्टम ऐड करेगा, किसी ने अगर वाइपर्स ऐड करने हैं तो वाइपर्स ऐड करेगा, किसी ने अगर ब्रेकिंग ऐड करनी है तो वो ब्रेकिंग ऐड करेगा। तो इस तरीके से जो भी वर्कर है वो अपनी जगह पर खड़े होकर वही रिपीटेडली काम करता चला जाएगा। असेंबली लाइन में जो प्रोडक्ट है वो पीछे से आएगा, ठीक है, यानी कि वो पिछले स्टेशन से आएगा, आपके स्टेशन पे आएगा, वर्कर ने काम किया, फिर वो नेक्स्ट स्टेशन पे मूव करेगा। इसलिए क्या है कि जो हर वर्कर है वो सिर्फ अपना ही काम करता जाएगा रिपीटेडली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो ये लिटरल वर्ड की बात की जा रही थी, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म मैन्युफैक्चरिंग, वो देखते हैं क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का लिटरली मतलब होता है टू मेक बाय हैंड, यानी कि हाथ से बनाना, ठीक है। हाउएवर आज के दिन में ऐसे गुड्स भी हैं विच आर मेड बाय मशीन्स। इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, इनटू फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल एंड डिस्टेंट मार्केट्स, ठीक है। कंसेप्चुअली अगर बात करें तो इंडस्ट्री एक ऐसा ज्योग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है विच मेंटेन्स इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर अ मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एज द टर्म इंडस्ट्री इज कॉम्प्रिहेंसिव, ये टर्म बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सिनोनिमस विद मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर कोई टर्म यूज करता है लाइक स्टील इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, तो एक वन में थिंक ऑफ द फैक्ट्रीज एंड प्रोसेसेस, लेकिन कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐसे भी हैं इन विच आर नॉट कैरिड ऑन इन फैक्ट्रीज, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या टूरिज्म इंडस्ट्री है, इनमें कहीं पर भी कोई फैक्ट्री या प्रोसेस वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सो फॉर क्लैरिटी द लॉन्गर एक्सप्रेशन दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो टर्म है इसको यूज किया जाता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है उस तरीके की जगह जहां पर बेसिकली क्या हो रही है, फैक्ट्रीज है और कुछ प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है। चलिए अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दैट इज नोन एज मैकेनाइजेशन, ठीक है। मैकेनाइजेशन जो वर्ड है दैट हैज कम फ्रॉम मशीन, ठीक है, मशीन से ये वर्ड निकल के आया है। मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स विच अकम्प्लिश टास्क, यानी गैजेट्स का यूज करेंगे, मशीन्स का यूज करेंगे टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। फिर एक वर्ड आया है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है, ये वर्ड निकल के आया है आपका ऑटोमेटिक से, ठीक है, यानी कि मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेशन विदाउट द एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये क्या चीज है, दिस इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। Automatic factories with feedback and closed loop computer control systems where machines are developed to think have sprung up all over the world। तो इस तरीके की जो ऑटोमेशन वाली मशीन्स है, या आप कह सकते हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है, ठीक है, मैकेनाइजेशन से एक स्टेप आगे बढ़कर, इस तरीके की जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज है, वो वर्ल्ड में बहुत सारी जगह अब हो चुकी है, ठीक है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसका मतलब क्या है, technological innovations through research and development strategy are an important aspect of modern manufacturing for quality control, eliminating waste, inefficiency and combating pollution। तो
इनोवेशन का मतलब क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, सपोज करिए कोई गाड़ी थी, कोई कार थी, वो आज से 50 साल पहले बन रही थी और वो आज भी बन रही है। सेम फैक्ट्री में मान लीजिए कि 50 साल पहले कोई गाड़ी बन रही थी और 50 साल बाद भी वो गाड़ी आज की डेट में बन रही है, लेकिन क्या उसमें जो टेक्नोलॉजीज और जो चीजें यूज हो रही थी वो आज भी वही है? नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है थ्रू योर रिगरस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यूज करते हुए। उससे क्या हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी की गई हैं कि उसकी क्वालिटी को सुधारा गया है, क्वालिटी कंट्रोल किया गया है, एलिमिनेटिंग वेस्ट को एलिमिनेट किया गया है, एफिशिएंट बनाया गया है ज्यादा, और पॉल्यूशन से कॉम्बैट करने की कुछ टेक्नोलॉजीज या कुछ टेक्निक्स यूज की गई है। ठीक है, दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। जो मशीन टेक्नोलॉजी होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। ठीक है, कैपिटल ज्यादा होगी, वास्ट कैपिटल होगी, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होगी। ठीक है, अगला है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो मेजर कंसंट्रेशन है, यानी कि हर जगह में, अगर आप बात करें वर्ल्ड की किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की भी अगर आप बात कर लें, तो वहां पर सारी की सारी चीजें जो है या सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, वो एक ही जगह पर नहीं है। ठीक है, मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे कंट्री में समान रूप से फैली हुई नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो किसी एरिया में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ये वर्ल्ड के जो लैंड का एरिया है उसका 10% से कम कवर करती है। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। क्योंकि अब वहां पर क्या है, जहां पर मान लीजिए ज्यादा, जिस देश में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पर क्या होगा कि उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, वो लोग, उनके वहां ज्यादा लेबर वगैरह काम कर रही है, तो वो एम्प्लॉयबिलिटी जो उनके वहां की है वो अच्छी है। ठीक है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उस देश का अच्छा है। फिर वो ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो उससे उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने की वजह से वो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बन जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया कवर्ड, अगर हम टोटल एरिया कवर्ड के टर्म्स में बात करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं आर मच लेस कॉन्स्पिशियस एंड कंसंट्रेटेड ऑन मच स्मॉलर एरिया देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेसेस। अब देखिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को एग्रीकल्चर से कंपेयर करते हैं एरिया वाइज, ठीक है, एग्रीकल्चर आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो एग्रीकल्चर बहुत बड़े एरिया में किया जाता है। अगर उतने ही एरिया में हम फैक्ट्री का यूज करें, यानी कि उतने एरिया में अगर हम फैक्ट्री लगा दें या इंडस्ट्री को सेटअप कर दें, जितने बड़े लैंड एरिया में एग्रीकल्चर होता है, तो उससे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगी। कैसे, देखिए, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का कोई एरिया है अमेरिकन कॉर्न बेल्ट का। ठीक है, वहां पर क्या होगा, इट इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म्स एम्प्लॉइंग अबाउट 10 to 20 वर्कर्स सपोर्टिंग 50 to 100 पर्सन। लेकिन अगर इस सेम एरिया में अगर हम कुछ लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज लगा दें, तो वहां पर क्या होगा कि 1000 ऑफ वर्कर जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक कंपैरिजन है। अब इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। इंडस्ट्रीज जो है वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगी, कॉस्ट कम करके। कॉस्ट किस चीज की कम करेंगे, जो रॉ मटेरियल्स है उसकी कॉस्ट कम करेंगे। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी, जो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगेगी उसको कम करेंगे, जो लेबर कॉस्ट है उसको कम करेंगे, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको कम करेंगे। अगर ये सारी कॉस्ट कम कर लेते हैं तो जो उनका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है दे शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। ठीक है, तभी उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन आर एस अंडर। अब क्योंकि देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो है वो आप कहीं पर भी नहीं सेटअप कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हिली रीजन में चले जाएं, ठीक है, वहां पर अगर आप एसी और कूलर की फैक्ट्री या कूलर की इंडस्ट्री अगर सेटअप कर दे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पर, तो वो चीज वहां पर नहीं चलेगी। क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो हिली रीजन है वहां पर जनरली क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर मौसम गर्म नहीं होता है। ठीक है, ठंडा रहता है, मौसम ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो वहां पर अगर आप एसी और कूलर की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर देंगे तो वहां पर क्या होगा कि उसके लिए आपको मार्केट नहीं मिलेगी। राइट, तो मार्केट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, और जो चीज आप जितने पे बढ़ा रहे हैं उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री है उसका जो ओवरऑल मैक्स प्रॉफिट है वो उतना ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा।
ठीक है। सिमिलरली बात कर लें आप साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में आप बात करें, आप कोई वूलन क्लोथ्स की इंडस्ट्री लगा दें वहां पे, तो वो भी उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सालाना तौर पे पूरे साल भर क्या होती है, गर्मी रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी में कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि कहां पर आप इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला है एक्सेस टू द मार्केट। एक्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। ठीक है, मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट मींस पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दीज गुड्स, यानी कि इनके पास जो गुड्स बन रहे हैं उनकी डिमांड होनी चाहिए, एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर, परचेज करने की पावर होनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू परचेज, टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर एट अ प्लेस। रिमोट एरियाज इनहेबिटेड बाय अ फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट्स, जो रिमोट एरियाज हैं, जो अंदरूनी इलाके होते हैं जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, वहां पर मार्केट जो है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, डेवलप्ड रीजन्स है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके यहां पर क्या है कि दे प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि यहां पर क्या है कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा है। परचेजिंग पावर क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है, और डेवलप्ड कंट्रीज है तो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज्यादा है, और लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या है कि इनकी जो परचेजिंग पावर है, जो इनके पास पैसा है वो ज्यादा है, तो ये चीजें परचेज कर सकते हैं, और इस वजह से क्या है कि यहां पर अच्छी मार्केट है। ठीक है, और जो आपके साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वो भी अच्छी मार्केट है। ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा कि लोगों की डिमांड ज्यादा होगी चीजों को लेकर, तो इसलिए वो भी एक अच्छी मार्केट है। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि आपकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब एयरक्राफ्ट की जरूरत हर देश को पड़ती है, तो ये भी एक ग्लोबल मार्केट है। जो आपकी आर्म्स की इंडस्ट्री है, आर्म्स की इंडस्ट्री मतलब जहां पर आपके वेपन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, जहां पर वेपन्स वगैरह बनेंगे वो भी आपकी क्या है, दैट आल्सो हैज अ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया मार्केट का। दूसरा फैक्टर है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब देखिए, रॉ मटेरियल यूज बाय द इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। जो रॉ मटेरियल है वो चीप होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्की एंड वेट लूजिंग मटेरियल, जैसे कि ओर्स हैं, आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। अब जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। ठीक है, अब आप शुगर केन को जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है वो शुगर केन फार्म से बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दूर होगी, आप शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा, फिर उसमें से जितना आप शुगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो चीजें कम हो जाएंगी, तो आपकी एक तरीके से आप कह सकते हैं क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, और इन टर्न आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री की वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज योर पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी वही चीज है, is the vital factor for the industry to be located closer to the source of the raw material। जैसे एग्रो प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग मतलब मान लीजिए आप वेजिटेबल की कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, जहां पर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का यूज होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज होता है, या फिर आपकी कोई डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है, तो वो भी बेसिकली आपको सोर्स के क्लोज ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई, इनके क्लोज में ही वो चीज सेटअप करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं एक्सेस टू लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई भी होनी जरूरी है। ठीक है, लेबर सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है विच स्टिल रिक्वायर स्किल्ड लेबर। ठीक है, जनरली वैसे क्या हुआ है कि जब से मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन चीजें बड़ी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बड़ी हैं, तो डिपेंडेंस ऑन लेबर जो है वो कम हो गई है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस तरीके की है कि जहां पर अभी भी लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द एनर्जी सप्लाई। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। पहले क्या हुआ करता था, अर्लियर कोल यानी कि कोयला वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन आज की डेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। Speedy and efficient transport facilities to carry raw materials to the factory and to move finished goods to the market are essential for the development of industries। आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत दो टाइम पर पड़ती है। पहली चीज, जब आप रॉ मटेरियल को आप कहीं से लेके, ठीक है, जहां पर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां से उसको लेकर आप फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं, वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जब फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसको फैक्ट्री से ले जाके मार्केट तक, वहां तक पहुंचाने में भी क्या होगा कि वहां पर भी एक बार ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका कैसा होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए।
द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा दूर आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दी है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर वही चीज होगी कि आपका इंटर्न क्या होगा कि जो मैक्सिमम आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो फिर से क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखें कि हम वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जो है वहां पर हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, विच हैज ऑलवेज इंड्यूस्ड द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दीज एरियाज। तो इन एरियाज में क्या है कि इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छी हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री इज इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से टाइड है, यानी कि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा वहां पर इंडस्ट्रीज क्या होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है, या फिर ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी। Improvements in transportation led to integrated economic development and regional specialization of manufacturing। ठीक है, इसी तरीके से कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगली चीज की, अगली फैक्टर की, दैट इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस सेटअप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरियाज। कुछ जगह क्या होता है कि कुछ रीजन वाइज क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो काफी लिबरल होती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिबरल होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करना आसान होता है। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फिर इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, अगला है एक्सेस टू एग्लोमोरेशन इकोनॉमीज एंड लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपकी कोई कुकीज बनाने वाली इंडस्ट्री है या बिस्कुट बनाने वाली इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स आपको क्या चाहिए, आपको शुगर चाहिए, आपको व्हीट फ्लावर चाहिए, आपको कुछ और भी एडिटिव्स चाहिए। बेसिक तो यही दो चीजें हो गई। तो आप कुकीज बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए आपको पहले व्हीट फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और शुगर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि आपकी अगर इंडस्ट्री जो है उसके आसपास ही अगर कोई शुगर बेस्ड इंडस्ट्री भी है, कोई व्हीट फ्लावर बनाने वाली इंडस्ट्री भी है, तो उससे फायदा आपका होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम लगेगी, है ना। तो यही चीज है बेसिकली एग्लोमरेशन के बारे में। दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। सेविंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिंकेजेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं व्हिच ऑपरेट टुगेदर टू डिटरमाइन द इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, आगे इसमें चीज दी गई है दैट इज योर फुट लूज इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है, देखिए फुट लूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। इनको वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में लोकेट किया जा सकता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। ये किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती हैं, नॉट ऑन वेट लूजिंग और अदरवाइज। दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। ये कंपोनेंट के पार्ट्स पे डिपेंड करती हैं विच जो कहीं भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो एम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्स। इनकी जो क्वांटिटी जो प्रोडक्शन है वो भी कम क्वांटिटी में होता है, और दूसरा इनके लिए जो लेबर फोर्स है उसकी भी जरूरत कम पड़ती है। दीज आर जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं। द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क, यानी कि रोड नेटवर्क एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये चीजों को कहीं भी अगर बनाते हैं तो वहां से ये उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है डिफरेंट बेसिस में, जैसे कि बेस्ड ऑन देयर साइज, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, या फिर आउटपुट एंड प्रोडक्ट्स एंड ओनरशिप। ठीक है, तो ये अगली फिगर में दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं आगे अगले नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, बेस्ड ऑन की अगर हम बात करते हैं साइज, तो साइज में क्या क्या चीजें हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है आपकी, जिसको हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोला जाता है, या फिर स्मॉल स्केल है, या फिर लार्ज स्केल है। ठीक है, अगर हम बेस्ड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स की बात करें तो वो क्या क्या है, दैट आर योर एग्रो बेस्ड, जैसे कि शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉफी, टी, रबर एक्सेट्रा। ठीक है, मिनरल वेस्ट की बात करें तो इनके फिर दो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। वन इज योर मेटेलिक, वन इज नॉन मेटेलिक। मेटेलिक आपका फिर से फेरस विच कंटेन्स आयरन, विच डज नॉट कंटेन आयरन इज नॉन फेरस। ठीक है, फेरस में आपका क्या हो गया, आयरन एंड स्टील। नॉन फेरस में क्या हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम एंड ज्वेलरी। ठीक है, नॉन मेटेलिक क्या है आपका, जैसे सीमेंट और पोल्ट्री। ठीक है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक, फाइबर, सॉल्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स। फॉरेस्ट बेस्ड की बात करें तो टिम्बर, लैक, टर्पेंटाइन, पेपर। एनिमल बेस्ड की बात करें तो जो इनका रॉ मटेरियल्स है कहां से आएगा, लेदर, वूल। ठीक है, जो लेदर और वूल की इंडस्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, एनिमल बेस्ड से। ठीक है, इनके लिए कहां से आएगा, फॉरेस्ट से। इनके लिए कहां से आएगा, केमिकल बेस्ड है ये। इनके लिए कहां से आएगा, मिनरल से। ठीक है, ये कहां से आएगा, एग्रो बेस्ड है। इस तरीके से फिर आउटपुट और प्रोडक्ट के बेस पे हम बात करें तो अगर कोई बेसिक इंडस्ट्री है जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, या फिर कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं, तो जैसे कंज्यूमर गुड्स आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, वो उसका कंज्यूमर गुड्स है ये। ठीक है, आउटपुट जो है।
टेक्सटाइल है या फिर आपके व्हीकल्स हैं जैसे कि कार, स्कूटर, साइकिल्स एक्सेट्रा, ओनरशिप की आप बात करें कि फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को कौन ओन कर रहा है, पब्लिक, प्राइवेट या जॉइंट, इस तरीके से ये भी यहाँ पर क्लासीफाई की जाती है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन वाले पार्ट्स हैं इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे इसी वीडियो सीरीज का। ठीक है, जो पार्ट 2 रहेगा इस चैप्टर का, उसमें हम साइज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। सबको बताइए कि ये कोर्स जो है वो आ चुका है। इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप लोगों ने अपना जो सपोर्ट था, जो प्यार था, वो हमारे साथ फिजिकल ज्योग्राफी में भी दिखाया और अभी तक इस कोर्स में भी दिखा रहे हैं। उसके लिए आई एम अगेन रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें। कोई भी और बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, okul.co@gmail.com। और आप हमें लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी अब हमने चीज़ों को अपडेट करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर आप वहाँ पर भी हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी अगर नया अपडेट हमारी तरफ से होगा तो वो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फाइनली कि कोर्स को जरूर एनरोल कर लें। वेबसाइट के थ्रू जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और नोट्स बनाने की टेक्निक के बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी पूछा था। अगर किसी को वो ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि अगर आपको ज़रूरत है कि किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए या बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।